हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, इसके उद्भव के कारण बताइए। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके पश्चात दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, और ये ऐसी महाशक्तियां थी जो सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या थी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी। जिसके कारण क्या हुआ, विश्व का जो नेतृत्व इन दोनों महाशक्तियों के हाथों में चला गया। जो रूस था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करता था और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता था। एक बार फिर देखते हैं 1945 के पश्चात क्या हुआ। दो महाशक्तियां उभर कर आई जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ये ऐसी महाशक्तियां थी जो सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो विश्व का नेतृत्व इन दोनों महाशक्तियों के हाथों में चला गया। जो रूस था वो कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करता था और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता था। उसके बाद क्या हुआ, 1949 में रूस ने जब तक अणु बम का परीक्षण नहीं किया तब तक नाभिकीय शक्ति पर सिर्फ अमेरिका का ही एक अधिकार था। मतलब 1949 से पहले नाभिकीय शक्ति पर किसका एक अधिकार था, अमेरिका का। लेकिन 1949 के पश्चात जब रूस ने अणु बम का परीक्षण किया तो उसके पश्चात क्या हुआ, जो नाभिकीय शक्ति है उस पर रूस का भी अधिकार हो गया। दोनों महाशक्तियों की विचारधाराओं और मतभेदों ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसे शीत युद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा। जो ये दो महाशक्तियां थी आपकी, रूस और अमेरिका। ठीक है, इनके जो विचार थे, इनकी जो विचारधारा थी और इनके जो आपस के मतभेद थे, ठीक है, इसने क्या करा, एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के एक राजनीतिक बोर्नार्ड बारेक ने किया था। 16 अप्रैल 1947 के अपने एक भाषण में इन्होंने कहा, हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, आज हम शीत युद्ध के बीच में खड़े हैं। वास्तव में शीत युद्ध न तो युद्ध अथवा वास्तव में शीत युद्ध न तो युद्ध अथवा सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी। वास्तव में जो शीत युद्ध था वो कोई युद्ध नहीं था, ये क्या था, सैनिक संघर्ष की एक स्थिति थी। मतलब दोनों सैनिक थे लेकिन दोनों सैनिक के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ, उनके बीच में हमेशा संघर्ष ही चलता रहा। न शांति की ये बेचैन शांति की स्थिति, यह युद्ध बारूद के गोलों से नहीं बल्कि वाक संघर्ष, अखबारों, परस्पर विरोधी बयानों, चालबाजी और राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था। न शांति मतलब जिसके अंदर शांति ना हो, एक ऐसी स्थिति जिसमें शांति नहीं थी और बेचैन शांति थी, है ना। मतलब शांति भी थी तो बेचैन थी। जैसा कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं ना, तो उस टाइम की ही स्थिति ऐसी बनी हुई थी। इसके अंदर बारूद और गोलों का प्रयोग नहीं किया गया था, इसके अंदर किस चीज का प्रयोग किया गया था, शीत युद्ध के अंदर वाक, अखबार, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ठीक है, चालबाजी, राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था ये शीत युद्ध। बार्टेन ने शीत युद्ध की गर्म शांति की संज्ञा दी, इसे प्रोपोगेंडा की लड़ाई भी कहा जाता है। दोनों महाशक्तियों में कोई शक्ति ऐसा कोई अवसर गवा देने को तैयार नहीं थी जिससे कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। जो सोवियत था और जो अमेरिका था वो कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहता था जिससे कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। ठीक है, प्रत्येक विषय पर गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर बयान दिए जा रहे थे। अब देखिए, आज के टाइम से इसको जोड़े तो हम जो सत्ता में है सरकार और जो विपक्ष है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जिससे कि एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जा सके। ठीक है, तो आज की राजनीति को आप अमेरिका और सोवियत संघ की शीत युद्ध के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, शीत युद्ध दुनिया के देशों पर अपनी विचारधारा और अपनी राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था थोपने के लिए चलाया जा रहा था। जो शीत युद्ध था वो क्या चाह रहा था कि दुनिया में हमारी विचारधारा फैले। जो सोवियत था वो चाह रहा था कम्युनिस्ट विचारधारा फैले और जो अमेरिका था वो क्या चाह रहा था कि पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार हो पूरी दुनिया में। अमेरिका और सोवियत रूस सीधे सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हुए थे,
पर वे एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये था आपका शीत युद्ध। इसमें कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध किसके माध्यम से हुआ था? वाक संघर्ष, अखबार, एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान, चालबाजी और राजनीतिक प्रचार, ठीक है, इनके माध्यम से युद्ध लड़ा गया था। गोला बारूद इसमें प्रयोग नहीं हुए थे, ठीक है, इसीलिए इसको शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है, जिसमें शांति का माहौल भी था और युद्ध भी था, ठीक है, लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। अब देखते हैं शीत युद्ध के उद्भव के कारण। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मन, फालिस्ट इटली और जापान को कुचलने के लिए कम्युनिस्ट रूस और पश्चिम शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका को एकजुट होने पर विवश होना पड़ा। परंतु युद्ध के दौरान ही रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच क्या हुआ? संदेह और अविश्वास उभरने लगा था। युद्ध के बाद तो अमेरिका और रूस ने खुलकर एक दूसरे के ऊपर विरोध आरोप लगाने और कटु शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। अब हम विस्तार से इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि रूस खेमे और अमेरिकी गुट के बीच उत्पन्न शीत युद्ध की कौन कौन सी बातें जिम्मेदार थी। शीत युद्ध के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार थी? पहला क्या आ जाएगा? शक्ति के संघर्ष। दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक ताकत अर्जित करके अपने प्रभाव क्षेत्रों में वृद्धि कर रही थी, ठीक है। सोवियत रूस पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। जो सोवियत था वो पूर्वी यूरोप में क्या करना चाहता था? अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूस के शासन अध्यक्ष कौन थे? स्टालिन ने यह स्वीकार कर लिया था कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकारें कायम करने का प्रयास किया जाएगा। शुरू में सोवियत संघ द्वारा इन देशों में मिलीजुली सरकारें स्थापित की गई, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थी। लेकिन अभी 3 वर्ष भी नहीं बीते थे कि इन सभी देशों हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया में अन्य पार्टियों को उखाड़ फेंका। किसने उखाड़ फेंका? रूस ने। मतलब उसने वादा क्या किया था कि यहाँ पर हम लोकतांत्रिक सरकार लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 3 साल बीतने के पश्चात उसने क्या करा? रूस ने क्या करना स्टार्ट करा? जो अन्य पार्टी थी हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, इन पार्टियों को उखाड़ फेंका, ठीक है। इन पर कम्युनिस्ट का एक शस्त्र शासन स्थापित हो गया। मतलब अब क्या हुआ? जहां पर मिली जुली पार्टी की सरकार थी वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट का एकाधिकार होने लगा, ठीक है। जर्मनी के बहुत से उद्योगों को नष्ट करके रूस ने अनेक मूल्यवान मशीनों का स्थानांतरण रूस में करना शुरू कर दिया। यूनान के अधिकांश भाग पर भी रूस ने कब्जा कर लिया था और वहां कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की। देखिए, शक्ति के लिए संघर्ष। जो रूस था उसने वादा किया याल्टा सम्मेलन में कि हम लोकतांत्रिक सरकार लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस 3 साल बाद क्या हुआ? जो रूस था उसने सिर्फ अपनी वो किसका समर्थन करता था? कम्युनिस्ट पार्टी को ही वहां पर स्थापित कर दिया, और जो बाकी पार्टी थी उनको क्या करा? उखाड़ फेंका और बहुत बुरी तरीके से उनके जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट करना शुरू करा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ट्रूमैन सिद्धांत। उपरोक्त घटनाक्रम से ब्रिटेन और अमेरिका विशेष रूप से चिंतित हुए। उन्होंने रूस के इरादों को भली प्रकार भांप लिया था। अप्रैल 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद हैरी ट्रूमैन अमेरिका के शासन अध्यक्ष बन गए। यूनान के राजा के समर्थकों और कम्युनिस्ट के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। जो यूनान के राजा थे और जो कम्युनिस्ट समर्थक थे उनके बीच में ही आपस में क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में कम्युनिस्ट के खिलाफ काफी समय तक ब्रिटिश सैनिक भी लड़ते रहे, पर 1947 के आरंभ में ब्रिटेन ने यूनान से अपने सैनिक वापस बुला लिए। ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट की जीत निश्चित थी। कम्युनिस्ट के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, ठीक है। यूनान में किसके बीच में युद्ध हो रहा था? कम्युनिस्ट और यूनान के राजा के जो समर्थक थे, मतलब कोई और पार्टी भी होगी वहां पर, ठीक है। इस हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने क्या बोला 22 मार्च 1947 को कि दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, जिन स्वतंत्र लोगों को सशस्त्र अल्पसंख्यकों के द्वारा या बाहरी दबाव में गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात कम्युनिस्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसके विरोध में बोल रहा है,
उनकी मदद करना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नीति होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये तो पहले से ही क्या करता है, कम्युनिस्ट के विरुद्ध में लड़ रहा है। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पर आपका यूनान है, यूनान के जो समर्थक है, ठीक है, और जो कम्युनिस्ट है, उनके बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट थी उनकी जीत निश्चित थी, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपने सैनिक वापस बुला लिए थे यूनान से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने 12 मार्च 1947 को दोनों सदनों को संबोधित करते हुए क्या कहा, जिन स्वतंत्र लोगों को सशस्त्र अल्पसंख्यकों के द्वारा या बाहरी दबाव से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यूनान पर अपना कब्जा करने चाह रहे हैं, यूनान को उपनिवेशवाद बनाना चाह रहे हैं, उनकी मदद कौन करेगा, अमेरिका करेगा। ये अमेरिका की एक नीति है। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस ने यूनान और तुर्की को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देने की राष्ट्रपति की मांग को स्वीकार किया। यूनान के गृह युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप को शीत युद्ध की विविध शुरुआत कहा जा सकता है। ट्रूमैन सिद्धांत में कम्युनिज्म को स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा बताया गया। इस घोषणा ने दुनिया को दो विरोधी खेमों में विभक्त कर दिया। स्वतंत्र दुनिया का अगुवा होने के कारण अमेरिका को कम्युनिज्म का पनपना या फूलना फलना मंजूर नहीं था। ठीक है, वास्तव में यूनान और तुर्की की स्वतंत्रता की रक्षा का नारा केवल एक बहाना था। इस हस्तक्षेप को शक्ति के लिए संघर्ष का नाम दिया गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना था या अंकुश लगाना था। ठीक है, जो रूस था वो क्या कर रहा था, यूनान पर अपना कब्जा कर रहा था। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे वो परेशान थे, तो अमेरिका ने क्या बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसीलिए उसने क्या करा, 40 करोड़ रुपए भी दिए। ठीक है, लेकिन ये सब क्या था, एक बहाना था, और रूस की जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकना था सिर्फ। ठीक है, आगे देखते हैं हम वैचारिक मतभेद। ये कहना गलत होगा कि शीत युद्ध सीधे सीधे शक्ति के लिए संघर्ष और विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद थे। बहुत से इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक तो शीत युद्ध का उद्भव 1917 में मानते हैं, जब रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। रूस और पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर अमेरिका के वैचारिक मतभेद कभी समाप्त नहीं हो सके। दोनों महाशक्तियों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, इनके जीवन सिद्धांत और नैतिक मूल्य परस्पर विरोधी थे। सोवियत रूस की 1917 की कम्युनिस्ट क्रांति को समाप्त करने का पश्चिम राष्ट्रों ने भरपूर प्रयास किया था, जिसे रूस कभी नहीं भूल सकता था। ठीक है, 1917 में जो कम्युनिस्ट क्रांति थी, इसको समाप्त करने का जो पश्चिम राष्ट्र यानी जो अमेरिका है, उन्होंने भरपूर मतलब एकदम अच्छे से प्रयास किया था। ठीक है, किस प्रकार से हम कम्युनिस्ट क्रांति को समाप्त करें, किस प्रकार से हम कम्युनिस्ट का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको समाप्त करें 1917 में, जिसे रूस कभी नहीं भूल सकता था। पश्चिम राष्ट्र लोकतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक और सामाजिक आजादी के पक्षधर थे, जबकि रूस पूंजीवाद का उन्मूलन और सारे विश्व में कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता चाहता था। जो रूस था वो क्या बोलता था कि पूंजीवाद को खत्म करो और कम्युनिस्टवाद को बढ़ाओ। ठीक है, इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद थे। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन वैचारिक मतभेदों ने अमेरिका और रूस को एक दूसरे का प्रबल विरोधी बना दिया। विचारधारा का यह संघर्ष शीत युद्ध के रूप में उभरा। अगला क्या है, आपसी अविश्वास और संदेह। ऊपर हमने बतलाया कि ब्रिटेन और अमेरिका की सोवियत संघ के खिलाफ बहुत बड़ी शिकायत रही थी कि उसने याल्टा समझौता का उल्लंघन किया। इसके अलावा रूस ने अन्य देशों में ही नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी कम्युनिस्ट गतिविधियों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। 1946 की एक सरकारी रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की भुजा के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, कनाडा की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोवियत संघ की भुजा के रूप में, एक अंग के रूप में कार्य कर रही है। इन बातों से पश्चिमी शक्तियों का सशक्ति हो जाना बहुत स्वाभाविक था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल
ये वही है जो इंडिया के लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, ठीक है। ने अपने एक भाषण में कहा, यूरोपीय महाद्वीप के स्वतंत्र राष्ट्रों और सोवियत रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले राज्यों के बीच एक लौह आवरण देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट देशों बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया आदि में विचार स्वतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। उनके चारों ओर एक लौह पर्दा पड़ा है जिससे वह क्या होता है उसका पता चलना असंभव है। दूसरी ओर सोवियत संघ की भी पश्चिमी शक्तियों के बारे में ढेर सारी शिकायतें थी। दूसरे मोर्चे का प्रश्न, 1942 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया तो सोवियत नेता पश्चिमी नेता से जर्मनी के विरोध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध करते रहे ताकि जर्मन आक्रमण में कभी कमी आ सके। पश्चिम राष्ट्र रूस के अनुरोध को ये कहकर टालते रहे कि उनकी तैयारी अभी अधूरी थी। उनके लाखों सैनिक हताहत हुए। बहुत विलंब के बाद 1944 में उन्होंने दूसरा मोर्चा खोला, लेकिन तब तक क्या हुआ, रूस को भारी जनक्षति पहुंची। उनके लाखों सैनिक हताहत हुए और मकानों, कारखानों व अंचल संपत्ति में क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे यह संदेह जड़ पकड़ गया कि पश्चिम राष्ट्र द्वारा जानबूझकर देरी की गई ताकि जर्मन रूस को अधिक से अधिक क्षति पहुंचा सके। दूसरे शब्दों में पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ को पूर्णतः आहत या शक्तिहीन देखना चाहते थे, ठीक है। जो आपका सोवियत रूस था, ये क्या बोल रहा था कि दूसरा मोर्चा खोलो, लेकिन जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो बोल रहे थे, ये कहकर टाल रहे थे उसको बार बार कि अभी तैयारी पूरी नहीं है। और उन्होंने कब खोला, जब रूस में आक्रमण हो चुका था, उनके सैनिक मारे जा चुके थे, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, उसके बाद खोला गया था। तो इससे क्या हुआ था, उनके बीच ना अविश्वास हो गया था कि जो पश्चिमी राष्ट्र वो पहले से ही चाहते थे कि सोवियत रूस में आक्रमण हो। अणु बम के रहस्य को गुप्त रखना। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर आक्रमण किया, ठीक है, अणुबम गिराया। ब्रिटेन और फ्रांस अणुबम के विस्फोटक की क्षमता की पूरी जानकारी थी, पर सोवियत संघ को कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में, या कह लो अंधेरे में रखा गया। सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात की संज्ञा दी क्योंकि जर्मन और जापान के खिलाफ पश्चिमी राष्ट्र और रूस मिलजुल कर लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। ये उस टाइम पे ये सब साथ में थे, लेकिन जो बम गिराया तो उसके बारे में सोवियत संघ को जानकारी नहीं थी, जिसे सोवियत संघ ने विश्वासघात का नाम दिया। अगला है लैंड लीज सहायता पर रोक। अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम के तहत रूस को सहायता दी जाती थी, वह बहुत कम थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने जब इस आंशिक सहायता को भी बंद कर दिया तो सोवियत संघ भड़क उठा। इन सब बातों से दोनों खेमों के बीच आपसी अविश्वास का पता लगता है। यह अविश्वास दोनों पक्षों के विरोध का प्रमुख कारण बना। अगला क्या है, छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन। छोटे देश का प्रभुत्व स्थापित करने और उनके साथ सैन्य गठबंधन के कई लाभ थे। प्रथम, बड़े देश की आर्थिक आवश्यकताओं ने छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। वे इन देशों के संसाधनों, खनिज तेल पदार्थ, कपास, अन्य कच्चे माल का मनमाना इस्तेमाल करके अपने आर्थिक उन्नति कर सकते थे। दूसरे महाशक्तियां इन देशों में अपने सैनिक अड्डे कायम कर सकती थी, जिससे कि विरोधी राष्ट्र की घेराबंदी की जा सके तथा उसके विरोध साजिश की जा सके। तीसरी, सोवियत रूस नवोदित राष्ट्रों पर अपनी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था थोपना चाहता था। वे विश्व क्रांति के लिए आतुर था। पश्चिमी राष्ट्र पर हालात में इसे नहीं चाहते थे। चौथे, दोनों गुट ज्यादा से ज्यादा भू क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहते थे ताकि किसी भी संभावित युद्ध या खतरे के समय वे सफलतापूर्वक अपनी सेना का संचालन कर सके। तो ये थे आपके शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। देख लेना आप अच्छे से और अच्छे से पेपर करके आना। कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।